नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने जाना कि क्या होती है कालपुरुष की कुंडली, उसका महत्व क्या है और क्यों हम उसको अपने दिमाग में रखते हैं। जब भी हम किसी की कुंडली विश्लेषण करते हैं तो वो हम बेस नॉलेज रखते हैं ताकि हम किसी भी जातक जातिका की कुंडली जब देख रहे हैं तो उस पर कैसे विचार कर सकें। दोस्तों, एक दो बातें कालपुरुष कुंडली की बताते हुए हम अगली डिस्कशन करेंगे, यानी किस भाव के कारक ग्रह कौन है, और साथ ही ज्योतिष का एक सिद्धांत जानेंगे जिसे बोलते हैं कारको भाव नाश्य। तो दोस्तों, पहली चीज तो ये कि कालपुरुष की कुंडली में हमने जाना था कि किस घर में कौन सी राशि बैठी है, यानी पहले घर में 1 नंबर राशि है और उसमें कौन सा ग्रह उच्च का हो गया है, यानी पहले घर में सूर्यदेव उच्च के हो गए थे। दोस्तों, आप जानते हैं शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है और कालपुरुष की कुंडली में ये दोनों जो घर होते हैं इसके मालिक भी शनिदेव होते हैं, यानी कर्म का घर, ये फल का घर और ये धर्म का घर, जिसके मालिक बनते हैं बृहस्पति। तो शनि को इसलिए कर्म फलदाता कहा जाता है, यानी अगर आपकी कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लगन के मालिक हैं, राशि के मालिक हैं, लेकिन जो भी हम बुरे कर्म करते हैं उनका फल इसी जन्म में शनिदेव देते हैं। तभी जब उनकी साढ़े सती आती है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं कि शनिदेव की साढ़े सती चल रही है और वो हमें कुछ सिखा के जाती है। दोस्तों, साथ ही साथ हम जो डिस्कशन कर रहे थे कालपुरुष की कुंडली में, उसमें आप ये ज़रूर याद रखें कि घर से, पहले घर से या दूसरे घर, किस घर से क्या चीज़ें विचार की जाती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए हमें हृदय का विचार करना है तो चौथे घर से किया जाएगा, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में भी जो पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है, तो ये घर हृदय स्थान है। ये किस घर से क्या विचार करते हैं मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, तो वो जानकारी भी आप अपने पास रखिएगा जब आप कालपुरुष की कुंडली के बारे में विचार कर रहे हों। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम अभी जानेंगे कि किस भाव के कारक ग्रह कौन से ग्रह होते हैं। तो दोस्तों, पहले घर में जो कारक ग्रह होते हैं ये होते हैं सूर्य और चंद्र। सूर्य यानी हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा आत्मसम्मान, हमारा शरीर, और चंद्र यानी मन। तो इस घर का जो कारक ग्रह होते हैं तो सूर्य और चंद्र होते हैं। दूसरे घर के जो कारक ग्रह होते हैं ये होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो ये धन के कारक होते हैं। तीसरे घर के जो कारक होते हैं ये होते हैं मंगल देव, यानी पराक्रम। छोटे भाई बहन के बारे में जब हमें विचार करना होता है तो इस घर से करते हैं, इसके कारक होते हैं मंगल देव। चौथे घर के जो कारक होते हैं ये होते हैं चंद्र और बुध और शनि। दोस्तों, चंद्र यानी माता का विचार इस घर से किया जाता है। बुध यानी फाइनेंस रिलेटेड जो भी हम चीज़ें करते हैं, हमें जो फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलते हैं, पैसे का गेन होता है, वो बुध करते हैं, इस घर के कारक होते हैं। और शनि यानी अगर कोई भी क्षेत्र या एरिया है तो उसके लिए भी हम इस घर से उनका कारक तत्व होता है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन हो, अगर शनि उसके इस घर में बैठे हों या इस घर में बैठे हों तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं उसके लिए, क्योंकि वो इस घर के कारक होते हैं। शनि यानी जनता। आ जाइए दोस्तों पांचवें घर के लिए। तो पांचवें घर के जो कारक होते हैं ये होते हैं चंद्र, बृहस्पति और बुध। बुध यानी बुद्धि, चंद्र यानी हमारा मन और बृहस्पति यानी ज्ञान। तो इन चीजों के ये कारक होते हैं, यानी इस घर के कारक होते हैं। अब 6th हाउस में आ जाइए। ये घर है रोग, शत्रु, दुर्घटना, लोन, कंपटीशन। तो इस घर के मालिक होते हैं मंगल और शनि, यानी हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो मंगल इस घर के कारक होते हैं। और शनि यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तो
उसका भी कारक शनि को माना जाता है, तो इस घर के वो कारक होते हैं। आज ये दोस्तों 7वें घर में यहाँ पे शुक्र कारक होते हैं और बृहस्पति कारक होते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शुक्र यानी वाइफ यानी पत्नी के लिए और बृहस्पति यानी हस्बैंड यानी पति के लिए, तो ये कारक होते हैं। 8वां घर आ गया। इसमें दोस्तों इस घर के कारक होते हैं शनिदेव, यानी किसी की कितनी आयु है, लंबी है या दीर्घायु है या मध्यम है या कम आयु है, तो शनिदेव से विचार किया जाएगा क्योंकि इस घर के वो कारक हैं। 9वें घर में दोस्तों सूर्य और बृहस्पति ये दोनों कारक हैं। सूर्य यानी पिता, इस घर से हम भाग्य का भी विचार करते हैं, और बृहस्पति यानी ज्ञान, किसी इंसान को कितना ज्ञान मिलेगा, कितनी उसको धर्म की नॉलेज होगी। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सभी बृहस्पति उसके कारक माने जाते हैं कि इन्हीं से उन चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों 10वें घर पे आ जाते हैं। 10वां घर हमारे कर्म का होता है। इसके कारक हैं सूर्यदेव, बुध, शनिदेव और बृहस्पति देव। मैंने यहाँ पे 4 ग्रहों को कारक बताया है। सर्वाधिक कारक इसमें सूर्यदेव होते हैं, यानी राज्य सेवा, राज्य सुख, सरकारी नौकरी या बहुत मान सम्मान होना या राज्य सेवा में बहुत ऊंची पोस्ट पे जाना, सूर्यदेव यहाँ पे इसके कारक होते हैं। और साथ ही साथ बुध, शनि और बृहस्पति भी इसके कारक माने जाते हैं। दोस्तों मंगल यहाँ पे दिग्बली होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कारक ये 4 ग्रह होते हैं। आगे चलते हैं। 11वें घर में इसके कारक होते हैं बृहस्पति। अब मैं आपको पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ कि ये धर्म, ये कर्म और फल का घर है, यानी ये लाभ का घर है, ओवरऑल लाभ, ये कर्म का यानी प्रोफेशन का और ये धर्म का। अगर मान लीजिए हम धार्मिक होंगे, हमें अच्छे विचार मिलेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे और उनका हमें अच्छा फल मिलेगा, तो बृहस्पति यहाँ भी कारक हैं, यहाँ भी कारक हैं और यहाँ भी कारक हैं। इसलिए धार्मिक रास्ते पे चलना, धर्म को फॉलो करना, न्याय करना, इन सब चीज़ों से लाभ मिलता है। तो इस घर के कारक बृहस्पति हैं। दोस्तों आगे चलते हैं 12वें घर में। अब इसके कारक हैं शनिदेव। अब 12वां घर किस चीज़ का है? यह है विनाश का, यानी हम जो व्यय कर देते हैं। ये पहला घर है शरीर का और 12वां घर है व्यय का, यानी खर्च कर देना, ओवरऑल हम खर्च जो भी करते हैं, तो ये विनाश का घर है और विनाश के कारक भी शनिदेव है। दोस्तों मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए 12वें घर में शुक्र बैठे हों, तो यहाँ शुक्र उच्च के होते हैं, इनको 12वें का दोष नहीं लगता। तो यहाँ ये याद रहे कि शुक्र देव से विचार किया जाएगा कि वो कारक हैं, क्योंकि अगर हमारे पास पैसे होंगे तभी तो हम खर्च करेंगे। तो 12वें घर में इसे शुक्र का मानना होना बुरा नहीं माना जाता। लेकिन इस घर में अगर शनिदेव हो जाएंगे तो वो विनाश और बढ़ा देंगे, क्योंकि वो इस घर के कारक होते हैं। उसी तरीके से शनिदेव अगर यहाँ होंगे 8वें घर में, तो ये आयु तो ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ों में बुरा भी करेंगे, क्योंकि ये घर होता ही बुरा है। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ याद रहे कि एक तो अगर मान लीजिए हमें कोई भी चीज़ अच्छी करनी है, मान लीजिए अगर हमें हमारा शरीर अच्छा रखना है, तो सूर्य आरोग्य प्रदान करते हैं, तो इस घर के कारक भी होते हैं। अगर शुक्र मान लो अच्छी जगह बैठे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम मेष लगन की कुंडली लें, तो सूर्य देव का ये अपना घर बन जाएगा 5 नंबर राशि, यानी सिंह राशि। तो अगर सूर्यदेव यहाँ पे विराजमान होंगे तो इस घर का मालिक अपने ही घर में विराजमान है, यानी हम ये मानेंगे कि उस इंसान का शरीर, मन, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और वो कारक हैं यहाँ पे, तो वो अलग बात है कि वो इस घर के कारक हैं, लेकिन वो बैठे भी अच्छी लोकेशन में हैं। दोस्तों ऐसे ही बृहस्पति जो होते हैं, बैंक हुआ, पैसा हुआ, संतान, ये सब चीज़ें का फायदा कराते हैं। लेकिन एक ज्योतिष में सिद्धांत होता है कारको भाव नाशाय, ये बृहस्पति देव पे ही लागू होता है। कारको भाव नाशाय,
एग्जाम्पल के तौर पे बृहस्पति देव 5वें घर के कारक हैं। अगर वो किसी कुंडली में यहीं बैठे हों तो वो जातक जातिका की पढ़ाई में दिक्कत आएगी। और साथ ही साथ अगर वो इस घर में बैठे हों जिस घर के वो कारक हैं तो वो जातक जातिका धन का नाश करेंगे। और क्योंकि ये घर परिवार का भी होता है तो परिवार में बढ़ोतरी होने में भी दिक्कत क्रिएट करेंगे। दोस्तों एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। जैसा मैंने कहा कि शुक्र देव को 12वें घर का दोष नहीं लगता, इसी तरीके से मंगल देव को छठे घर का दोष नहीं लगता क्योंकि ये इस घर के कारक होते हैं। इसी तरीके से शनिदेव अगर किसी की कुंडली में 6th हाउस में बैठे हों तो उनको भी इस घर का दोष नहीं लगता। 8वें 12वें में बैठे हों तो क्योंकि ये घर ही बुरे हैं तो यहाँ पे उनको दोष लगता है, स्पेशली 8th हाउस में, तो इसीलिए इनको वहाँ पे दोष लगता है। जो अत्यधिक शुभ ग्रह हैं जैसे मान लीजिए चंद्रदेव हुए, बृहस्पति हुए, शुक्र हुए, बुध हुए, अगर ये ग्रह 6, 8, 12 में भी बैठे होंगे तो ये वैसे ही अच्छे ग्रह हैं तो बुरा भी रिजल्ट करेंगे तो कितना ही करेंगे। जैसे मान लीजिए शुक्र का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनको 12वें घर में दोष नहीं लगता। उसी तरीके से अगर मान लीजिए बृहस्पति देव हों, चंद्रदेव हों, बुध देव हों तो इनको इतना बुरा दोष नहीं लगता जितना कि पापी प्लैनेट्स को लगता है। जैसे मान लीजिए मंगल देव अगर 12वें घर में बैठे हों तो एक तो वो मंगल दोष का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ क्योंकि उनकी 8वीं दृष्टि भी होती है तो वो 8वीं दृष्टि पड़ेगी स्पाउस के घर पे, क्योंकि अगर यहाँ पे मंगल देव बैठे होंगे तो उनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, तो इसलिए वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करा देते हैं। अगर मान लीजिए मेष लगन की ही कुंडली हो जिसके मालिक मंगल देव हैं और वो 12वें घर में बैठे हों तो ये इतना बुरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो लगन के मालिक भी हैं और दूसरी बात वो बैठे भी मित्र राशि यानी बृहस्पति के घर में हैं, इसलिए वो इतना बुरा नहीं होगा इन कंपैरिजन टू जो दूसरे लगन होंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें तो ये आ जाएगी शनिदेव की राशि मकर लगन, तो मकर लगन में अगर मंगल बैठे होंगे 12वें घर में तो ये घर बृहस्पति का होगा और उनकी दृष्टि पड़ेगी 4 नंबर पे यानी कर्क राशि पे, तो यहाँ का जो मंगल दोष होगा वो पहले वाले मंगल दोष के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। दोस्तों यहाँ पे आज हमने जाना कि कालपुरुष की कुंडली से हम आगे कारक ग्रह के बारे में विचार करते हैं कि किस घर का, किस भाव का कारक ग्रह कौन सा है, वो कहाँ बैठा है, उसकी कैसी प्लेसमेंट है, उससे हम उसके बारे में और जानते हैं। लेकिन जब भी हम फलादेश करते हैं तो ये जानना जरूरी होता है कि उस घर के कारक कौन है। एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि मुझे नौकरी चाहिए तो क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है या नहीं, तो आप जानते हैं कि इस 12वें घर में सबसे ज़्यादा कारक सूर्यदेव हैं। बुध भी हैं, शनि भी हैं, बृहस्पति भी हैं, लेकिन सूर्यदेव सबसे ज़्यादा कारक हैं। अगर सूर्यदेव इसी घर में बैठे होंगे तो बहुत अच्छा, कि वो इंसान बहुत अच्छी नौकरी करेगा, राज्य सेवा से सम्मानित भी होगा, गवर्नमेंट की भी जॉब करेगा और राजा के समान उसकी प्रोफेशन या उसका सम्मान उसे मिलता रहेगा। अगर सूर्यदेव यहाँ बैठे हों तो ये घर ही लाभ का है, यहाँ तो हर ग्रह ही अच्छा रिजल्ट देता है, तो सूर्यदेव नौकरी लगवाने में या उसमें अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर सूर्य यहाँ बैठे हों तो इस घर के भी ये कारक होते हैं, तो वो इंसान भी सरकारी नौकरी में जा सकता है। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम जानेंगे एक एक करके हर लगन के बारे में कि उनके कौन से योग कारक और कौन से मारक ग्रह हैं, और जब 1 से 12 तक वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम ये जानेंगे कि कोई भी ग्रह है वो किस भाव में क्या रिजल्ट देता है। मान लीजिए सूर्यदेव पहले घर में क्या रिजल्ट देते हैं, दूसरे में क्या देते हैं, ऐसे करके हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। और प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करानी है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।